नमस्कार। आज हम अपने सिलेबस अनुसार अध्याय 17 दैनिक जीवन में रसायन केमिस्ट्री इन डेली लाइफ इसके बारे में अध्ययन करेंगे। केमिस्ट्री इन डेली लाइफ तो दैनिक जीवन में हम बहुत से रासायनिक यौगिकों का उपयोग करते हैं और इसके बारे में अपने दैनिक जीवन में कई अनुभव किए हैं। तो जैसे नमक है, शक्कर है, पानी है, साबुन है आदि हम अपने दैनिक जीवन में हर कोई इसका उपयोग कर रहा है। जहाँ एक ओर जल से भी जो जल के बिना कोई भी जीव या जीवन संभव नहीं है या जीवित नहीं रहा जा सकता, वहीं दूसरी ओर नमक तथा शक्कर के बिना भोजन के स्वाद की कल्पना नहीं की जा सकती। कुछ महत्वपूर्ण अकार्बनिक रसायन खाने का सोडा है, बेकिंग सोडा है, यानी बेकिंग जो पाउडर है, जिनका उपयोग हम बेकरी उद्योग अन्य खाद्य सामग्रियों में करते हैं। इसी प्रकार विरंजक चूर्ण द्वारा रोगाणु रहित जल प्राप्त करते हैं। सीमेंट, कांच, प्लास्टर ऑफ पेरिस आदि का भवन निर्माण उपयोग करते हैं। इस प्रकार हम बहुत सारे ऐसे रसायन हैं जिसका अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हम इन्हीं महत्वपूर्ण रासायनिक जो पदार्थ है इसके बारे में इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहला हम देखेंगे जल, वाटर के बारे में देखते हैं। तो पृथ्वी के लगभग 3/4 जो भाग है उस पर जल है, जो समुद्र, नदी, झीलों आदि में फैला हुआ है। पृथ्वी का जो तल से नीचे कुछ गहराई तक जल पाया जाता है। यह सभी जीवधारी जैसे प्राणी है, पेड़ पौधे हैं, उसके लिए उतना ही आवश्यक है जितनी की ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जितना आवश्यक है उतना जल भी आवश्यक है हर जीव प्राणी के लिए। जिसमें पेड़ पौधे भी आते हैं, जीव जंतु भी, मनुष्य भी आता है। मनुष्य के शरीर में भी लगभग 70% जल ही है। पृथ्वी पर जल के जो 3 अवस्थाएं हैं, ठोस यानी बर्फ, द्रव जो है ठोस, द्रव और गैस यानी द्रव यानी जल और गैस यानी जल वाष्प, ये रूप में उपस्थित है हमारे पृथ्वी पर। प्राय किसी पदार्थ का ठोस अवस्था में घनत्व द्रव अवस्था की अपेक्षा अधिक होता है, लेकिन बर्फ का जो घनत्व है वो 0.9 ग्राम पर ml है। 0.9 ग्राम पर ml जो है ये है इसमें, तथा जल का जो घनत्व है 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम पर ml है, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम पर ml है। ये जल का घनत्व है। ठीक है, बर्फ का घनत्व जल की तुलना में कम होना जलीय जीवन के लिए वरदान है, क्योंकि पृथ्वी के शीत क्षेत्रों में नदी एवं झीलों की जो सतह है वो बर्फ के रूप में जम जाती है और नीचे का जल है वो तरल अवस्था यानी जल ही रहता है। ऊपर जमा हुआ रहता है बर्फ के रूप में और नीचे का तल है वो जल ही रहता है। तो इसी कारण वहां पर बर्फ का उष्मा जो है वो कुछ अलग होती है। इसी कारण नीचे का जो पानी है धीरे धीरे ठंडा होता है। वायु में नमी के रूप में प्रत्येक मौसम में जल जो है विद्यमान रहता है और जल है जो सर्वाधिक विलायक माना जाता है, यानी सभी पदार्थों को इसमें, यानी बहुत सारे जो पदार्थ है ये मानते हैं उसको इसमें घोला जा सकता है या अपने आप घोल लेता है, इसलिए इसको सर्वाधिक विलायक यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है जल। ठीक है, तो हम इसके बाद देखते हैं जल के कुछ प्रकार हैं। इसमें मृदु एवं कठोर जल है, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, इसलिए सब सुने होंगे। तो जल में उपस्थित लवण है और साबुन के साथ झाग देने के आधार पर जल को मृदु अथवा कठोर कहा जाता है। तो मृदु जल क्या है, यानी सॉफ्ट वाटर है, वो वह जल है जिसमें साबुन के साथ जल्दी और अधिक झाग देने वाला जल को मृदु जल कहा जाता है। और इसका उदाहरण है वर्षा का जो जल है और आसुत जो जल है, वाष्प के द्वारा जो प्राप्त जल है वो मृदु जल का उदाहरण है। इसी प्रकार कठोर जल यानी हार्ड जो वाटर होता है, साबुन के साथ देर से तथा बहुत कम झाग देने वाला जो जल है वो कठोर जल होता है। साबुन जो है ऐसे जल के साथ फट कर जब थक्का बना लेता है, आप देखे होंगे तुला टाइप का, उसमें थक्का जमा हुआ दिखता है, यानी अवक्षेप प्राप्त हो जाता है या अवक्षेप देता है, ये कठोर जल कहलाता है। तो जल की कठोरता का कुछ कारण भी है। रीजन ऑफ हार्डनेस वाटर, तो इसमें देखेंगे रीजन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर में कि जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फेट ऑफ क्लोराइड में से किसी भी लवण
की उपस्थिति होने पर जल कठोर हो जाता है। ऐसा जल जिसमें सोडियम के लवण घुले हों वो मृदु होता है। साबुन जो है उच्चवसी अम्ल यानी फैटी एसिड का सोडियम लवण होता है, जैसे सोडियम स्टीयरेट जो है यह जो कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण के साथ अभिक्रिया कर अवक्षेप बनाता है। ठीक, तो इसको हम एक समीकरण में भी देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं एक समीकरण, उसमें जो जल का कलर 2C17H35 N2+, तो ये अभिक्रिया करता है और बनाता है C70H35 और M अवक्षेप प्राप्त होता है और 2Na+ ये जलीय होता है। यहाँ पर M जो है वो 2 कैल्शियम या 2 मैग्नीशियम Ca2+ आयन या Mg2+ आयन को M2 ये उसको प्रदर्शित कर रहा है। तो जब तक जल में लवण पूरी तरह से अवक्षेपित नहीं हो जाते तब तक साबुन के साथ झाग नहीं बनती। ये साबुन का फॉर्मूला है जो उच्चवसी लवण से बना हुआ है। तो जब तक साबुन के साथ झाग नहीं बनती और इस प्रक्रिया में बहुत सारा साबुन व्यर्थ चला जाता है, यह अवक्षेप कपड़ों के साथ चिपक जाता है और इस कारण जो है कपड़े मलिन हो जाते हैं। ठीक है, कठोरता के जो प्रकार है टाइप ऑफ हार्डनेस, उसमें पहला है अस्थायी कठोरता और दूसरा है स्थायी कठोरता यानी टेम्पोररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। तो इसमें देखेंगे अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट के जल में घुले होने के कारण होता है। उबालने पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो विलेय हाइड्रोजन कार्बोनेट है अविलेय कार्बोनेट में बदल कर अवक्षेपित हो जाते हैं। आपने अपने घरों में पानी गर्म करने वाले बर्तन में सफेद रंग की पपड़ी जमी हुई देखे होंगे, है ना, ये अविलेय कार्बोनेट ही होती है। तो जैसे इसमें फार्मूला है CH3 ये जलीय विलयन है यानी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको उबालते हैं तो उबालने पर कैल्शियम कार्बोनेट अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है और H2O यानी जल अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग मुक्त हो जाती है। तो यदि जल की कठोरता मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है MgSCO3 के कारण हो तो जल को उबालते हैं तो ये भी क्या हो जाता है, पपड़ी के रूप में वो बर्तन में जम जाता है यानी उसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट अवक्षेप के रूप में आता है। इसके बाद जो अस्थायी कठोरता को चूने के पानी की निश्चित मात्रा मिलाकर भी उसको दूर किया जा सकता है। उसका एक उदाहरण है अस्थायी कठोरता को कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने का पानी मिलाते हैं तो 2CaCO3 ये अवक्षेप प्राप्त होता है और 2H2O अलग हो जाता है ये जल के रूप में। तो इसमें चूने का पानी के साथ भी इसको अस्थायी कठोरता है उसको दूर की जा सकती है। लेकिन स्थायी कठोरता क्या है? स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट लवण जो होते हैं उसके जल में घुले होने के कारण होती है, जिसे उबालने या चूने के पानी के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आजकल बहुत सारे घरों में, ऑफिसों में या कार्यालयों में आरओ मशीन लगा हुआ है जिससे जल की कठोरता को दूर करने वाला ये एक मशीन है। ठीक है, इसका भी उपयोग कर रहे हैं घरेलू उपयोग। पीने योग्य जल, पोर्टेबल वाटर, पीने योग्य जो जल है वो स्वच्छ, रंगहीन, गंधहीन और रोगाणु रहित होना चाहिए। इसमें शरीर के लिए आवश्यक विलेय लवण की मात्रा उपयुक्त होनी चाहिए। उपलब्ध जल को पीने योग्य बनाने के लिए जल शुद्धिकरण संयंत्रों में आवश्यकतानुसार फिटकरी, विरंजक चूड़ा, लाल दवाई यानी पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन मिलाकर या परमैंगनीक किरणों आदि इसके शोधन के द्वारा इसको पीने योग्य बनाया जा सकता है। प्रायोगिक कार्यों में गाड़ियों की बैटरी एवं मेडिकल क्षेत्रों में आसुत जल है जो डिस्टिलेटेड वाटर जो है का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है इस जल को। ठीक है, हम अपने प्रयोगशाला में भी आसुत जल को उपयोग करते हैं, जो प्रायोगिक समय आप उसका अवलोकन और उसको अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं। जल का यूजेस क्या है? जल का उपयोग, तो जल के उपयोग में पहला हम जब देखते हैं जल का उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है। दूसरा, कृषि में जल का अति आवश्यक होता है। तीसरा है जल का उपयोग बहुत से उद्योगों में किया जाता है, मुख्यतः वस्त्र उद्योग, पेपर उद्योग, खनन आदि में। कपड़े धोने, साफ सफाई के लिए जल का उपयोग किया जाता है। पीने के लिए तो किया ही जाता है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण इसका उपयोग
जो इंजन है, बॉयलर है, कूलर है आदि में होता है। फिर वाटर पॉल्यूशन क्या है, जल प्रदूषण। तो जल के उपरोक्त जो उद्योग है या उद्योग धंधों में साफ सफाई के कारण उसमें कुछ अवांछनीय पदार्थ मिल जाते हैं, साथ ही ऑक्सीजन की कमी होने के कारण भी जल के गुणों में परिवर्तन हो जाता है। तब ऐसा जल को प्रदूषित जल कहा जाता है, जिससे जल उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। ठीक, अन्य जल प्रदूषण के कारण है जिसमें जैसे आप देखे होंगे कि कल कारखाने, घरों का, नालियों का जो अपशिष्ट जलमल है उसको नदी नालों में बहा दी जाती है, तो वो जल पीने योग्य नहीं रहता, वो भी क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, जैसे इसका कारण भी है और इसको दूर करने का उपाय भी है कि औद्योगिक अपशिष्ट युक्त जल का उपचार करने हेतु उद्योगों में जल शुद्धिकरण संयंत्र लगाना चाहिए, जिससे जल वो प्रदूषित नहीं होगा। घरेलू साफ सफाई से निकलने वाली जो जलमल है और वाहित जल है उसको उपचारित करके ही नदी नालों में प्रवाहित की जानी चाहिए, जिससे जल प्रदूषित नहीं होगा। हानिकारक जो कीटनाशक है उसका नियंत्रित रूप से उपयोग किया जाए, जिससे अधिक और उपयोग है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, जिससे जल प्रदूषित नहीं होगा। मानवीय क्रियाकलाप जैसे नहाना है, कपड़े धोना है ना, पूजा सामग्री का विसर्जन है, शवों का नदी में बहाना है, मृत व्यक्तियों की राख अस्थि विसर्जन आदि बहुत सारे जो जल है कारण है वो जल को प्रदूषित करता है। इन क्रियाकलापों पर नियंत्रण लगानी चाहिए या इनके लिए एक विशेष व्यवस्था कर देनी चाहिए, जिससे वो जल जो उपयोगी है वो प्रदूषित नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं साधारण नमक यानी कॉमन साल्ट। साधारण नमक, कॉमन साल्ट, इसका उपयोग हर लोग करते हैं। प्राय आप देखे भी होंगे अपने घर में साधारण नमक का उपयोग करते हैं, सब अनुभव किए हैं इस साधारण नमक का। तो समुद्र के खारे पानी में 30 से 35 ग्राम लवण जो है प्रति लीटर होता है, यानी 1 लीटर वाटर लेंगे तो उसमें समुद्र का जो पानी है उसमें 30 से 35 ग्राम आपको लवण मिलेगा। तो इसमें मुख्यतः सोडियम क्लोराइड होता है जिसे साधारण नमक के नाम से जाना जाता है। तो नमक का निर्माण कैसे होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ साल्ट क्या है, जो नमक जो है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए नमक की खेती भी करते हैं। या समुद्र के किनारे या गड्ढे में यदि पानी उसका इकट्ठा हो जाता है और वह पानी वाष्प के रूप में जो पानी है वो उड़ जाता है, तो उसके जो तल है उस पर पपड़ी जम जाता है जो नमक है। लेकिन उसमें कई प्रकार के अन्य लवण है और अशुद्धियां है, रेत है, वो मिला रहता है। तो उसको शुद्धिकरण के लिए उसको तैयार किए जाते हैं, शुद्ध किया जाता है उसको, फिर वो उसमें आयोडीन है उसको मिला दी जाती है, तो आयोडीन युक्त एक नमक बन जाता है। जैसे ये समुद्र है और समुद्र के किनारे कुछ दूर मान लो उसमें नालियां तैयार करने के बाद एक उथला गड्ढा बना दिया जाए और वहां से समुद्र का जो पानी है नालियों के माध्यम से उथले वाला जो गड्ढा बना हुआ है वहां पर पहुंच जाता है और इस नाली को बंद कर दे, तो इस गड्ढे में इकट्ठा जो पानी है वो वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है और जो नमक है वो क्रिस्टलीकृत जो पपड़ी है वो बच जाती है। ठीक है, उसमें अन्य लवण जो मिले भी रहते हैं तो उसको शुद्ध कर लिया जाता है और उसमें खाने बनाने के लिए उसमें विशेष पदार्थ जैसे आयोडीन है वो भी मिला दी जाती है, तो एक खाने योग्य या नमक बन जाता है। ठीक है, नमक जो खेती है वो मेहनत के साथ साथ सतर्कता भी उसमें बहुत जरूरी भी रहता है ना। उसमें बहुत सारा अशुद्धियाँ रहती है, तो अशुद्धियों को दूर करने का उपाय के माध्यम से उसको शुद्ध किया जाता है। हमारे दैनिक जीवन में जो जैविक प्रक्रिया में भी नमक का बहुत अधिक महत्व होता है, अतः हमारे भोजन में इसकी उचित मात्रा होनी चाहिए। शरीर में इसकी अधिक मात्रा उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर तथा कम मात्रा निम्न रक्तचाप यानी लो ब्लड प्रेशर का एक कारण भी होता है। ठीक है, आप देखे होंगे पैकेट पर नमकीन खाद्य पदार्थ जैसे सेब है, चिप्स है आदि में नमक बहुत अधिक होने के कारण ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो जाता है। यानी जो पैकेट बंद जो भोजन करते हैं उसमें चिप्स है, सेब है, उसमें नमक ज़्यादा मिला जाता है उसकी सुरक्षा के लिए। तो उस क्या होता है, ज़्यादा नमक खाने से भी ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी रहता है। ठीक है, तो नमक का उपयोग यूजेस आप क्या बोलते हैं, नमक का कुछ उपयोग है। तो खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए नमक का उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है। यह खाद्य पदार्थों में बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है। साधारण नमक हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले कई पदार्थ जैसे कास्टिक सोडा है, बेकिंग सोडा है, कपड़े धोने का सोडा है, विरंजक चूना है आदि के निर्माण के लिए भी महत्वपूर्ण एक कच्चा पदार्थ है। नमक और शक्कर पानी में घुलने से बने
पुनर्योजीविलियम जो ओरल रिहाइड्रेशन ORS फूल है उसका भी उपयोग करते हैं, जो शरीर में जल की मात्रा कम होने से ये प्राथमिक उपचार में भी काम आता है। अर्थात जो नमक है वो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी भी है और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा भी है। ठीक है।